आप 2014 के पहले का भारत देखिए, 2014 के बाद का भारत देखिए। इसी उत्तर प्रदेश में कभी रात को चलने के टाइम डर लगता था। महिलाओं को सपोर्ट महिलाओं को विरोधी हो, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कहा जाता था, खास करके उत्तर प्रदेश वाले, हमको लोग मतलब ताना मारते थे वहाँ कि तुम यहाँ कानून व्यवस्था की बात करे जाओ, उत्तर प्रदेश देखो। लेकिन आज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था कहीं अच्छी है वो उत्तर प्रदेश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जो उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं, महाराष्ट्र में ख़ास तौर से, और जो कद्दावर नेता रहे हैं, जो लंबे समय से राजनीति के पुरोधा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और भाजपा के बारे में, वर्तमान समय में भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, और उनसे अलग अलग बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार की तैयारी है, और खास करके वर्तमान समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के बड़ी चर्चा है, इसके बारे में बताएं। एक तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं साधुवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच, आप 2014 के पहले का भारत देखिए, 2014 के बाद का भारत देखिए। उत्तर प्रदेश आप 2017 के पहले को उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद को उत्तर प्रदेश जी। आज इसी जौनपुर में, इसी उत्तर प्रदेश में कभी रात को चलने के टाइम डर लगता था। मुंबई से कई लोग पैसे कमा के आते थे तो अंधेरे में मतलब कहीं नहीं जाने की हिम्मत होती थी, उनका बरस 2 बरस की कमाई हुई संपत्ति लूट लेते थे। आज वो स्थिति नहीं। ठीक इसी ढंग से ये जो 33% का था, इतना दिन से चला रहा है, इतना दिन चला रहा है। आज मुझे दुख इस बात का है कि जो उस पार्टी में रहा भी हूँ, उस विचारधारा में रहा हूँ मैं, और मैंने इससे ऊपर पार्टी छोड़ी। आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया, उसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, हमारा कोई और मतलब नहीं था। आज फिर वही ये गलत है, वो प्रोसीजर क्या गलत है बताओ। नहीं, इतना ही चर्चा और दे दो लिख के, ये डाल दो इसमें, और कहें कि मैं महिलाओं तो महिलाओं को सपोर्ट महिलाओं को विरोधी हो। अगर विरोधी नहीं होते, इस पर एकमत से फैसला हो गया था, और अभी फैसला जन्नत देगी और ये लागू होकर रहेगा। हाल ही में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, और बाबा साहब का ये सपना था, उन्होंने ये हमेशा कहा था कि जिस समाज में महिलाओं को सशक्तिकरण अगर दिया जाए तभी जो है राष्ट्र का विकास होगा, और महिलाओं के सशक्तिकरण के बहुत हिमायती थे। तो क्या हम ये मान के चलें कि आदरणीय मोदी जी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के विजन को, मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव, खास करके जो हमारा संविधान है, जिस संविधान के शिल्पकार परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उस संविधान को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब सौंपा था, और जब 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ, तब से लेके आज तक उसी संविधान देश चल रहा है। कंटिन्यूटी विथ चेंज है, अंग्रेजी का वाक्य है, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। आज वही मतलब संविधान की जो दिशाएं हैं, आज भारत डेवलप हो रहा है। आज कम से कम भारत गर्व से कह सकता है, हम स्वावलंबी तो हैं, हम किसी के भरोसे तो नहीं हैं। आज भी गैस कम नहीं होने दिया, इतनी लड़ाई के बावजूद भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने नहीं दिया। तो सोच और विचार, आज भारत देश साथ जो हम लोगों ने तीसरी बार इसे थोड़ा चुन के दे दिए हैं लोगों ने। सर, महाराष्ट्र सरकार में आप गृह राज्य मंत्री रहे हैं, जो कि बहुत जिम्मेदारी का पद होता है लॉ एंड ऑर्डर के विषय में खास करके। तो उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र सरकार में जब आप गृह राज्य मंत्री रहे, इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, किस प्रकार के? नहीं, एक तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पहले से भी अच्छा था, लेकिन बीच में कुछ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन आज जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कहा जाता था, खास करके उत्तर प्रदेश बारे में, हमको लोग मतलब ताना मारते थे वहाँ कि तुम यहाँ कानून व्यवस्था की बात करे जाओ, उत्तर प्रदेश देखो। लेकिन आज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि पूरे देश में अगर सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था कहीं अच्छी है तो वो उत्तर प्रदेश है। उसका बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ जी। सर, विपक्ष जो है, वर्तमान समय की जो सरकार है खास तौर से, और जो विपक्ष है खास मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, जो पीडीए का नारा दे रही है, तो पीडीए वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः हैट्रिक लगा पाएगी? ऐसा है कि 2012 से लेकर 2017 तक सरकार थी ना, समाजवादी सरकार थी ना, उस कार्यकाल को देख लें और उसके बाद 2017 के बाद देख लें,
आदरणीय अखिलेश यादव जी कई जगह पर कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूँ। थोड़ी तो शर्म करो ना यार। कितने बार तुम जाते हो वहाँ दर्शन करने के लिए, मत जाओ दर्शन करने के लिए, लेकिन कम से कम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण के घर को बनने के लिए आप मतलब बाधा डालते हैं। किस लिए? वोट के लिए। वोट के लिए ना। तो विपक्ष मतलब विपक्ष क्या मतलब रहा कहाँ विपक्ष? नहीं, 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने फतह हासिल किया या अच्छी मार्जिन में जीते हैं, सीटें जीते हैं, उसको लेकर के उनका दावा है कि हम आने वाले 27 वाले चुनाव में सरकार बनाएंगे। इसको आप? वो दुर्घटना थी। लोगों को फेक नैरेटिव बना करके सामने लाया गया। ऐसे दो पन्ने छपवाई, एक पे लिखा 2024 ये भारतीय संविधान 2024 तक, यहाँ फोटो डाल दिया बाबा साहब अम्बेडकर का, और दूसरी तरफ डाला कि भारतीय संविधान 4 जून 2024। ये बताया कि भारतीय संविधान ये बदल जाएगा और आरक्षण रद्द होगा। यानी फेक नैरेटिव लोगों को गुमराह करके हुआ मतदान। लेकिन उसी जगह मैं महाराष्ट्र को उदाहरण दे रहा हूँ और आता हूँ मैं 2027 पे। महाराष्ट्र में 4 महीने में लोगों के बीच में गए कि गलत था, और फिर महाराष्ट्र में 132 सीट बीजेपी पहली बार की सीट आई और आज मतलब बहुमत सरकार चल रही। उसी तरह से आज जितना भी पीडीए के नाम पे इसके नाम पे करना चाहें कर लें, जनता समझ चुकी है। और जो 2024 में लोकसभा में भूल हुई है वो भूल अब नहीं होगी। उनका नारा संविधान बचाओ का था। उनका नारा था संविधान बचाओ के नाम पर वो 2024 में इस तरीके क्या हुआ? क्या संविधान? आज संविधान पे ही देश चला है ना। क्या हुआ? किसने छेड़ा? सरकार तो आ गई थी ना। 400 भले ना ही हो, सरकार तो आ गई थी। सरकार तो है अभी आज भी। किसने छेड़ा उसको? उनका कहना था 400 पार कर ले जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, और भारतीय जनता पार्टी सबके हितों की बात नहीं करती है, वो जो है दूसरे विचारधारा को लेकर के चलती है। अब मुझे लगता है उनकी विचारधारा अब तक समझ नहीं आया। इस धरती पर 2-3 राजनीतिक आदमी हैं जिसकी विचारधारा मुझे तो नहीं समझ में आती है। एक वर्ल्ड में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। वो अभी क्या बोलते हैं, 1 घंटे के बाद क्या बोलेंगे, भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह से सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी क्या बोले, कल क्या बोले, मुझे याद नहीं रहता। और ठीक एक हमारे नेता, देश के विरोधी पक्ष नेता, जिनके ऊपर बड़ी जवाबदारी है, कुछ भी बोलते हैं। देश पे बोलते बोलते विदेश पे जाके बोलते हैं। इनको जनता ने नकारा। ये कोई मतलब बाजार का सही नहीं जाके लावे। और मैं कह रहा हूँ कि जितना भी लोग कर रहे हैं, 2029 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इनका भ्रम दूर हो जाएगा। बिहार ने भ्रम दूर किया ना। बिहार में एक होता था MOI, क्या होता था MOI मतलब आप लोग जानते हैं। इस बार भी MOI था। MOI क्या था? महिला और यूथ। वो बदल दिया उनका नारा। और आज इतनी बहुमत सरकार बनाना बिहार में उन लोग बता दिया। तो इस बार तो उत्तर प्रदेश लोग तैयार बैठे हैं। बिहार की बात किए सर आप, तो बिहार में वर्तमान समय में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है। तो उसका असर क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? हर जगह मिलेगा। आज मतलब आसाम का चुनाव हो गया है, नतीजे आने बाकी हैं। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बन रही है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी है। बिहार का उदाहरण मैंने इसलिए बताया आपको कि लोगों का भ्रम था कि एक कम्युनिटी हमारे साथ है। इस बार बता दिया कौन किस साथ है। और मैं कहता हूँ कि भारत के इतिहास में इस बार रिकॉर्ड ऐसा टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के पाले में इतनी विधायक आएंगे कि आगे कई पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। सर, जौनपुर के विषय में बात करना चाह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी रहे हैं, और जो है जबकि आपकी जौनपुर में इतनी सक्रियता देखी जाती है, इस तरीके के जितने भी विकास कार्य हैं उसमें आप बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण, और चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर जगह पर आप सक्रिय होकर के योजनाओं के लिए प्रयास करते रहते हैं, लाते हैं। बट आप चुनाव हार गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? चुनाव हार के मैंने कहा ना, फेक नैरेटिव जो था लोगों को वो गलत समझाने में सफल हो गए, बस इतना ही है। फिर भी विकास कार्य में आप सक्रिय रहते हैं अभी भी, जो कि तब तक सक्रिय रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद यहाँ पे जब तक नहीं बैठता तब तक मैं पार्टी के लिए और पार्टी के संविधान के से पार्टी के लिए मैं काम करता रहूँगा। कि जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 महीने के बाद मिला चुनाव हारने के बाद,
थोड़ा गिल्टी हो रही, मैं मिलने नहीं जा रहा, फिर मैं टाइम मांगा और टाइम मिला। उन्होंने कंधे पर हाथ रख के कहा कि कृपाशंकर, जीवन समाप्त नहीं हुआ है, आप संसद भवन में सांसद बनकर नहीं बैठ सकते, लेकिन आप क्षेत्र के सांसद हैं। लगे हैं। जौनपुर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, और आगामी जो भी चुनाव होगा या सांसद बनते हैं नेक्स्ट टाइम में आप, या जिस भी दावेदारी में आते हैं, तो उस रूप में आप यहाँ में विकास के रूप में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहेंगे, कौन सी प्राथमिकताएं हैं आप? देखिए, जौनपुर अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हुई है, आज तक एक प्रोडक्ट लग नहीं पाया है। उसके बड़े कारण हैं। मैंने यहाँ तक मांग की है कि हम सारा पूर्वांचल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कर दिया जाए, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ एम्स जैसे एक हॉस्पिटल लाया जाए। सिर्फ जौनपुर के लिए नहीं, जौनपुर को चाहे गाजीपुर हो चाहे भदोही, यहाँ सबके लोग आएंगे, प्रतापगढ़ से आएंगे, सुल्तानपुर से आएंगे। तो यहाँ ज़रूरत ये है। आज जौनपुर का कुछ काम शुरू हुए साफ़ सफाई का, लेकिन एक सीमित रह गया है। आज भी जोर से बरसात हो जाए तो जौनपुर डूब जाएगा, गोमती मैया खाली रहेंगी। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है सर, जौनपुर ज़िले के जो भी युवा हैं या जो भी बेरोजगार हैं, इस तरीके से वो जाकर के अलग अलग महानगरों में जॉब करते हैं, उनके विषय में कुछ? बात सही है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कि, और ये क्या कहते थे कि अगर मैं मरूँ भी तो अपनी धरती पर मरूँ, ऐसे लोग भाग के आए जो कैजुअल वर्कर थे, जो डेली वेजेज पे थे, जिनकी परमानेंट नौकरी थी। वो वापस 10% लोग नहीं गए, यहाँ उनको रोजी रोटी मिल गई। जो मनरेगा है उसके तहत मजदूरी लोगों मिली, तो लोग नहीं गए जो रोज वाले थे। और आने वाले समय एक प्रयास है, कम से कम जौनपुर में, मुंबई में हर छठवां उत्तर भारतीय जो है वो जौनपुर ज़िले का ही स्थिति है, क्योंकि जौनपुर कुछ है नहीं, न कोई फैक्ट्री है, न मतलब कोई उद्योग है, कुछ नहीं है। तो अभी 700-800 एकड़ मतलब यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस पास है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, माननीय उद्योग मंत्री से बात की, और ये अपना शीर्ष नेतृत्व को बात की कि यहाँ मतलब कोई उद्योग लगना चाहिए, जिस उद्योग से कम 1,00,000-2 लाख जौनपुर के लोगों को पलायन रुके, जिस रोजी रोटी के लिए माँ बाप को छोड़ के जाते हैं वो रुके। और मुझे लगता है, क्योंकि हुआ क्या, हाईवे जौनपुर में छोड़ के बाहर से निकल गया, तो कम से कम जौनपुर में मतलब क्या है हमारे पास, हम क्यों जाते हैं भाग के बम्बई, क्यों जाते हैं हम लोग कलकत्ता? यही कारण ना, अगर यहाँ रोजी रोटी मिलती क्यों जाते? तो सब ज़्यादा ज़रूरत है जौनपुर में उद्योग लगना, और जौनपुर उद्योग लगेगा, यहाँ का युवा, यहाँ का एक तो जौनपुर जो है एक ऐसा ये ज़िला है जहाँ देश में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी ने दिया तो जौनपुर ने दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका बड़ा कारण था तिलकधारी कॉलेज, तिलकधारी महाविद्यालय था, चाहे गोधना हो, चाहे कचगांव हो, चाहे माधोपट्टी हो, चाहे कुद्दूपुर हो, चाहे परियावा हो, ये सब इस क्षेत्र के लोगों ने सब ज़्यादा IAS IPS और PCS वगैरह दिए। कि आप अक्सर सार्वजनिक मंचों से जो वर्तमान सांसद जो हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनको कहते हैं कि कोई ढूंढ के लाए और जो है 1,000 रुपये उसको इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ के सांसद जी के विषय में आप ऐसा क्या? भाई हम देख नहीं पाते थे, पता चला 2-3 बार आते हैं, दिशा के कार्यक्रम आते हैं और दिशाहीन है। वो दिशा कार्यक्रम से अगर दिशा तय कर दे, ठीक है, ये पूरी पार्टी है दिशाहीन है, सांसद क्या? मैंने कहा था, और मैं 6 तारीख को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस थी, मैं अरसिया मंडल में सागन गया हुआ था। वहाँ मैंने कहा था भाई, मैं होली के दिन कहा था कि ये सांसद दिखाओ, 1,000 रुपया इनाम पाओ। तो वहीं से ऑडियंस से एक आदमी खड़ा हुआ, बोला कि विधायक ने भी मिले तो विधायक ने देखा है, वो फोटो मेरे पास आई, रमेश सिंह विधायक देता था, उनको मैंने 1,000 रुपया दे दिया। आपने दे भी दिया? हाँ, दे दिया ना। तो उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं या उनके और कुछ करे ही नहीं तो असंतुष्ट क्या बात है? कुछ तो करो। लगे कि जौनपुर कोई सांसद है, क्यों जौनपुर के साथ ऐसा होता है? एक इसके पहले भी सांसद थे, लोग कहते हैं एक बार दिखा दो, और अब ये आए हुए हैं। और भी एक कुछ बातें हैं? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को आपके माध्यम से, क्योंकि माध्यम आप ही हो, कि लोगों का अंदर कब समझ में आएगा क्यों अखिलेश यादव जी सिर्फ यही पीडीएफ। अभी कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव लाइए, मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। भाई संविधान कहीं है? जातिगत आरक्षण तो कहीं है नहीं है ना?
सामाजिक है वो, तो कितनी बुद्धि मारी गई है मेरे समझ नहीं आता है। अखिलेश यादव जी क्या सोच कह रहे हैं। और आज उन्होंने देश के माननीय गृहमंत्री ने दिया जवाब, संविधान की जरा पढ़ लो पूरा। न संविधान मालूम है, दिशाहीन है, कभी इनको बहका गए, कभी इनके खिलाफ बोल गए। वो अंधे खां जैसे बटे लग जाते हैं ना, बार बार थोड़ा लगेगी। काट के हंडिया जो एक ही बार चढ़ेगी, चढ़ गई 12-17। और मैं तो इनकी सोच बदली तो अलग बात है, इनकी सोच का आज कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। लोकतंत्र को ख़त्म करने का आरोप जनरली जो है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे लगाती रही है हमेशा से। हंसी आती है, जैसे एक चोर चोरी करता है और भागता है, खुद ही चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो लोग उसको छोड़ के दूसरे ढूंढते हैं। ठीक उसी ढंग से ये विपक्ष है, ये कुछ करता नहीं है, दिशा भूल करता है, उस पर माहिर हैं लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। दैनिक भास्कर के लिए डॉक्टर जेपी मौर्य, जय हिंद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।